Hi everyone, today we'll start a new part of polynomials that is factorization of polynomials। इससे पहले हम लोगों ने polynomials का 5 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियोज़ को देख लेना। स्टिल आज का कोशिश ये रहेगा कि आप लोग अगर ये वीडियो डायरेक्टली देखते हैं स्टिल आप लोगों की समझ में आ जाए। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। फैक्टराइजेशन जो टर्म है वो फैक्टर से निकल के आया है। किससे निकल के आया है? फैक्टर से निकल के आया है। उससे समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक दो एग्जाम्पल को समझते हैं, उसी के साथ फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको समझ के चलेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ये पॉलिनोमियल का x+2 एक फैक्टर है या नहीं है, उसको समझने के लिए हमें अगर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर x+2 हमारा बात कर रहा है क्या फैक्टर होगा या नहीं, किसका? इसका। तो ये हो जाता है हमारे लिए क्या, डिविडेंड, एंड x+2 हमारा यहाँ आ जाता है डिविजर। एंड इस कंडीशन में अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा या फिर x+2 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम की कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो डिविजर होता है इसको 0 मान के चलते हैं। x+2 अगर 0 होगा दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। एंड यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है क्या, p ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे अगर मैं p ऑफ -2 लगाऊंगा एंड रिजल्ट में मुझे 0 मिल जाता है तो x+2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। लगाते हैं, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 इंटू -2 सीधा कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस, -5 × 10 प्लस 6 -8 प्लस 3 इंटू 4 होता है 12 -10 प्लस 6। तो 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, -8 -10 भी हो जाएगा -18। 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, -8 -10 हो जाएगा -18। अब ये आ गया 0। अगर ये 0 आ गया p ऑफ -2, इसका मतलब कन्फर्म है कि x+2 x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर है। यहाँ से और एक चीज़ हम सीखेंगे, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -2 करने से हमें रिमाइंडर 0 आ गया और हमें क्या दिया गया था, x+2 फैक्टर पूछ रहा था। अगर x+2 फैक्टर, अभी तो कंफर्म हो गया कि x+2 क्या है, फैक्टर है। एंड क्या चेक किया हमने, x का वैल्यू 2 को राइट हैंड साइड लिया, -2 किया। अगर x का वैल्यू -2 लगाने से रिमाइंडर 0 आता है तो इसका रिवर्स हमें भी बोल सकते हैं कि x+2 फैक्टर है। ध्यान से सुनना, x का वैल्यू -2 लगाने से रिमाइंडर हमारा 0 आया एंड x+2 हमारा फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँगा x का वैल्यू 3 लगाने से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, फिर से x का वैल्यू 3 लगाने से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो x-3 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। किसका? ये जो पॉलिनोमियल है इसका। सेम अगर x का वैल्यू -1 लगाने से रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यहाँ पे अगर मैं -1 लगाऊँ फॉर एग्जांपल, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x+1 मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, आगे इसको फेस करेंगे, इसलिए इसके साथ हम
रिलेट करके इसको सीख लेंगे तो आगे आसान हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे x का वैल्यू -2 लगाने से रिमाइंडर 0 आया तो रिजल्ट में हमें x+2 फैक्टर कन्फर्म हो गया। सेम अगर x का वैल्यू 3 लगाने से रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा तो x-3 मेरा फैक्टर हो जाएगा। x का वैल्यू -1 लगाने से अगर मुझे 0 मिल रहा है तो x+1 मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमें कन्फर्म हो गया कि x+2 हमारा x³ + 3x² + 5x + 6 का एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। अगर ये पॉलिनोमियल का x-1 एक फैक्टर है तो ये जो k हमें यहाँ पे दिख रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर हमें नो डाउट 0 ही मिलेगा। अगर हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना है 4x³ + 3x² - 4x + k एंड हमारा जो डिवीजर है दैट इज हाउ मच, द डिवीजर इज x-1 एंड जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो इसको क्या मान के चलते हैं 0 मान के चलते हैं एंड x का वैल्यू जितना आएगा मतलब 1 ही आएगा एंड इसको हम यहाँ पे p ऑफ 1 लगाएंगे एंड p ऑफ 1 लगाने से ये जो मिलेगा इसका वैल्यू लगा देता हूँ p ऑफ 1 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 + k इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि x-1 फैक्टर ऑलरेडी लिख दिया है तो इसका वैल्यू जो भी होगा हम इसको क्या मान के चलेंगे 0 मान के चलेंगे। मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 0। तो सॉल्व करेंगे इसको इक्वल्स टू 0 करके 4 × 1 का क्यूब 4 × 1 का क्यूब होता है हमारा 4 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर भी 1 होता है -4 × 1 4 प्लस k इक्वल्स टू मैं 0 मान के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि p ऑफ 1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा बिकॉज x-1 हमें फैक्टर लिख दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस k इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 0 - 3 दैट इज़ -3। सिंपल है। अगर हमें फैक्टर बोल चुका है तो हम क्या करेंगे सीधा जो रिमाइंडर होगा जो p ऑफ 1 होगा हमारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 0 के बराबर होगा तो हम ये दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे एंड रिजल्ट के निकल जाएगा आराम से -3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट फैक्टोराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे साथ में फैक्टर थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन एक एंड सॉल्यूशन हमें 2 टाइप्स का पूछ रहा है। पहला जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वो ऑलरेडी हमें पता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म होता है इसको ब्रेक करते हैं स्प्लिट करते हैं एंड दैट इज़ द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। वैसे ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कितना है 6x² + 17x + 5 है। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है दैट इज 17x इसको हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे ब्रेक करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो उसको करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कैसे स्प्लिट करेंगे, कौन सी रूल होता है जिसको फॉलो करते ही ये आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। रूल ये है जो x² का कोएफिशिएंट होता है मतलब a एंड जो कंस्टेंट टर्म होता है मतलब c, a एंड c का प्रोडक्ट जो होगा उसी का हम फैक्टर निकालेंगे। a x² का कोएफिशिएंट एंड जो कंस्टेंट टर्म होता है c, ये दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एंड ac का वैल्यू जो भी आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे
यहाँ पे समझते हैं। AC का वैल्यू, AC हमारा है क्या, प्रोडक्ट, एंड ऐसा 2 नंबर हम चूज करेंगे जिससे x का जो कोएफिशिएंट है क्या, b, वो दोनों नंबर का सम b आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम b आना चाहिए। देखते हैं कैसे हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो x² का कोएफिशिएंट है कितना है, दैट इज 6, हाँ या नहीं, एंड कंस्टेंट टर्म कितना है, 5 है। अगर x² का कोएफिशिएंट मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 6 है, c का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो AC हमारा हो जाता है यहाँ पे 30। इसका मतलब AC हमारा हो गया 30 एंड हमारा जो सम होगा दैट इज B, सम क्या होगा, B होगा, B का वैल्यू 17 होगा। तो हम ये AC को फैक्टराइज करेंगे, इन फैक्टरों से ऐसा 2 नंबर चूज करेंगे जिन 2 नंबर का सम 17 के बराबर होगा। अगर मैं AC को फैक्टराइज करूँगा क्या हो सकता है, 1 × 30 हो सकता है, 2 × 15 हो सकता है, 3 × 10 हो सकता है, एंड 6 × 5 हो सकता है। ये जो 4 पेयर मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें से कोई भी एक पेयर का सम हमें 17 ही देगा एंड उस पेयर को हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो 1 और 30 को अगर मैं लूँ, 30 से 1 ऐड करेंगे या 1 माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी 17 नहीं मिलने वाला है। अब 2 और 15 साफ दिख रहा है, 2 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 17 मिल जाएगा एंड हमने 30 को फैक्टराइज किया है तो 2 और 15 का प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट 30 ही है। ओके, अब हमें पेयर मिल गया, ये हमें चेक नहीं करोगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात आता है हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कैसे। फैक्टराइज हमें बीच वाला टर्म को करना है, मतलब मिडिल टर्म को। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों स्टैचू जैसा बिहेव करेंगे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। 6x² प्लस 17x के बदले में क्या लिखूँगा, 2x प्लस 15x, ठीक है। एंड थर्ड वाला टर्म भी स्टैचू है, मतलब 5 ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया, ध्यान से देखना। 6x² को मैंने 6x² लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया, 17x को 2x प्लस 15x लिखा। अब क्वेश्चन हमारा जैसे था बिल्कुल वैल्यू उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कुछ भी लिखो, वैल्यू अगर चेंज हो गया तो आंसर गलत, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन लेते हैं। 6x² एंड 2x से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। पहले हम न्यूमरल को चेक करेंगे, ये दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे एंड ये दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। 6 एंड 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। x² एंड x से x कॉमन ले जाऊँगा। अब गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म करने से हमारा रिमेनिंग वैल्यू आता है। फिर से बोल रहा हूँ, गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म, 6/2 हो गया 3, x² हो जाता है x, ओके, प्लस 2x/2x 1। ध्यान से देखना, कभी कभी 0 लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। 2x तो चला गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 0 नहीं, 2x/2x = 1 होगा, गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म। अब आ जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्लास, प्लस 15 एंड 5 में से कितना कॉमन ले सकता हूँ मैं, 5 ले सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ 5 ही जाएगा कॉमन। अब 15/5 होता है हमारा 3, x को x ही रहेगा, यहाँ पे 5 जा चुका है मतलब 1 है, ध्यान रखना, 0 नहीं। अब 3x + 1 फिर से कॉमन जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, 3x + 1 एंड 2x + 5 हो जाएगा हमारा रिमेनिंग। तो ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मेथड। क्या हो गया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के साथ करेंगे। कौन सी मेथड के साथ, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एंड हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करके सॉल्व करना है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये जो x² का कोफिशिएंट है इसको 1 कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 था, हम क्या करेंगे इसको 1 करेंगे। कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से। हेडिंग कर देता हूँ मैं फैक्टर थ्योरम। ये ऊपर वाला हो गया हमारा मिडिल टर्म, नीचे हम क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे 1 करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। टारगेट क्या है हमारा, ये जो 6 है इसको हटाएंगे एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ 6 कॉमन ले जाता हूँ। अगर मैं 6 कॉमन ले जाऊँगा सेम प्रोसेस गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म। गिवन टर्म हमारा 6x स्क्वायर बाय कॉमन टर्म अगर मैं 6 करूँगा जितना बचेगा नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा। यहाँ पे भी गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म किया जाता है, गिवन टर्म बाय कॉमन टर्म सीधा आप लोग लिख सकते हैं कॉमन टर्म को। अब मैं कैसा कर रहा हूँ देखना। अब 6x स्क्वायर बाई 6 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब 17/6 एक्स ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 5/6। अब हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ 6 होल इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या मान लिया पी ऑफ एक्स मान लिया। अब हम क्या करेंगे ये पी एक्स को फैक्टराइज कर देंगे, फिर 6 के साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, इसके मतलब इसको सॉल्व करने की तरीका क्या है, यहाँ पे जो हमें कंस्टेंट मिल रहा है 5/6 एंड यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे 5/6 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे, देखो अगर मैं 5/6 को फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे ऐसा 5 का जो फैक्टर्स होता है वो 1 एंड 5 होता है, 6 का होता है 2 एंड 3। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर 5/6 को मैं ऐसे लिखूँगा 5 ऐसे करता हूँ 1/2 इंटू 5/3, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 3 6, एक ही पेयर आया। अब और एक पेयर सेम 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 5/2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ साइन चेंज कर देता हूँ। साइन चेंज कर देता हूँ मतलब ये अभी सारे के सारे प्लस है। अगर मैं इसको -1/2 इंटू -5/3 करूँगा तब भी मुझे आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे -1/3 इंटू -5/2 ये करूँगा तब भी मिल जाएगा। ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसका मतलब मुझे +1/2 -1/2 प्लस 5/3 -5/3 प्लस 1/3 -1/3 प्लस 5/2 -5/2 मेरा 5/6 का क्या है कलेक्टेड फैक्टर्स है। 5/6 का फैक्टर्स क्या है +-1/2 प्लस -1/3 प्लस -5/3 प्लस -5/2। तो ये सारे फैक्टर्स को मैंने एक साथ साइन के साथ सजा के लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको एक एक करके ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड, ध्यान से रखना, बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या कहता है, ट्रायल करेंगे, अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल गया तो फैक्टर होगा, अगर नहीं मिला तो फैक्टर नहीं होगा। ट्रायल मेथड से अगर हम ये जो 1/2 है ±1/2 में पहले अगर मैं 1/2 को लेता हूँ, पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स हमारा है 1x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। यहाँ पे मैं क्या करूँगा पी ऑफ 1/2 ले रहा हूँ। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर नहीं आया फिर और एक ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं पहला मेथड, एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स मतलब 1/2 प्लस 5/6। 1/2 का स्क्वायर है 1/4
17/12, 5, यस 5/6, सबका एलसीएम ले जाते हैं। 4, 12 एंड 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, बताया था मैंने कैसे, सबसे बड़ा 12 है एंड 4 एंड 6 12 का फैक्टर्स होते हैं। 12/4 × 1 हो जाएगा 3, ये सीधा 17 ही रहेगा एंड 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 17 + 3 20 + 10 30/12। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है इसका वैल्यू कुछ फ्रैक्शन आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, हमें रिजल्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो P ऑफ 1/2 लेने से 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1/2 चेक कर सकते हैं, फिर 1/3 -1/3 ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, सबको एक एक करके चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ एंड ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, सिर्फ आंसर को छोड़ के। आंसर हमारा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर हमें मिला था 3x + 1 होल इंटू 2x + 5। ओके, ये था हमारा आंसर, इसको छोड़ के मैंने बाकी सब मिटा दिया, ये आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, P ऑफ -1/3 लेके चेक कर रहा हूँ, P ऑफ -1/3 लेके चेक कर रहा हूँ। तो सेम -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू x का वैल्यू -1/3 प्लस 5/6। अब ध्यान से देखना, -1/3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1/9 प्लस इंटू माइनस सीधा लिखते हैं -17/6 3 जा 18 प्लस 5/6, यहाँ पे लिख लेते हैं और एक स्टेप के लिए स्पेस है यहाँ पे। 9, 18 एंड 6 का एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, 18/9 2 × 1 हो जाएगा हमारा 2, माइनस 18 है तो 17 ही रहेगा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2 + 15 हो जाएगा हमारा 17 और फिर -17/18, तो 0/18 हो जाएगा 0। इसका मतलब P का वैल्यू -1/3 लेने से हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू -1/3 हमने डाला एंड रिजल्ट में हमें 0 मिल गया। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने ये समझाया था कि अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे -1/3 डालने से रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो मुझे एक फैक्टर मिलेगा, दैट इज x + 1/3। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल में मैंने राइट हैंड साइड पे समझाया था, अगर x का वैल्यू -1/3 लेने से मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो मुझे एक फैक्टर मिला, दैट इज x -1/3 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, x + 1/3। ओके, ये हमने एक फैक्टर मिल गया। सेम अगर -1/3 का दोस्त कौन है देख लो यहाँ, -5/2। अगर मुझे एक मिल जाता है रूट, क्या -1/3, -1/3 लेने से मुझे 0 मिल गया। अब यहाँ चले आना थोड़ा सा, -1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई होने से 5/6 दे रहा है, -5/2। तो आप लोग सीधा -5/2 ट्राई करेंगे तब भी मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। चेक करते हैं, P ऑफ -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर होगा प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। -5/2 का स्क्वायर होता है 25/4 प्लस ये कुछ कैंसिल नहीं होगा तो सीधा इंटू करते हैं, प्लस इंटू माइनस, -85/12 प्लस 5/6। स्पेस नहीं है यहाँ पे, एडजस्ट कर लेंगे। 4, 12 एंड 6 का एलसीएम 12, 4 3 जा 25, 3 जा 75, 12 है यहाँ पे, सीधा 85 लिख लो, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 75 + 10 होता है 85, -85
बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 0। देखा, तो अगर -1/3 लेने से मुझे रिमाइंडर 0 आया था, उसका दोस्त -5/2 लेने से भी 0 आ गया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हमने क्या लगाया, -5/2 लगाया और रिमाइंडर मुझे 0 मिला, तो मुझे और एक फैक्टर मिल गया यहाँ पे x + 5/2। ठीक है, अब मुझे दो फैक्टर मिल गए, अब डरने की ज़रूरत है ही नहीं, दोनों फैक्टर हमारे सामने हैं। x है, वन इज x + 1/3, अनदर इज x + 5/2। अब बात आता है हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, ऊपर यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो px है उसका हमने दो फैक्टर मिल गया। क्या है एक फैक्टर, दैट इज x + 1/3। क्वेश्चन हमारा पूरा था 6 × px। ठीक है, अब px के बदले में क्या लिख रहा हूँ, 6 × instead of px I can write x + 1/3 whole into x + 5/2। दोनों फैक्टर को मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे px था, px के बदले मैंने दो फैक्टर का प्रोडक्ट करके लिख दिया। px का वैल्यू जो था x² + 17/6x + 5/6, उसके बदले मैंने इसको छाप लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 को 6 रहने दो, इसका एलसीएम ले जाओ, 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा कितना, 3x + 1 × इसका भी एलसीएम ले जाओ, 2x + 5। ओके, अब ध्यान से देखना, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, 3 2 जा, ये 3 है, ये 2 है, 3 2 जा 6, ये 6 को काट लो। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया 3x + 1 होल इंटू 2x + 5। ठीक है, तो ये सेम आंसर भी हमें मिला था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जिसको मैंने नहीं मिटाया है, यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का आंसर 3x + 1 होल इंटू 2x + 5। ये हमारा आ गया फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के बाद आंसर 3x + 1 इंटू 2x + 5। अब आप लोगों के सामने दोनों मेथड का आंसर है। अब डिसाइड ये करना है हम कौन सा मेथड अप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे। नो डाउट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही यूज़ करेंगे, किसका मन करता है इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम इज स्लाइटली डिफिकल्ट दैन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमने इसको क्यों समझा, अगर डिफिकल्ट है इसको इसलिए समझा कि आगे हम जब क्यूबिक पॉलिनोमियल फेस करेंगे उस टाइम हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये जो फैक्टर थ्योरम को प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर, इसलिए इतना सारा ड्रामा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमें समझ लिया, फैक्टर थ्योरम भी समझ लिया। अब फैक्टर थ्योरम का असली एप्लीकेशन आगे आने वाला है, देखते हैं। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पूछ रहा है इसको फैक्टर थ्योरम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा जो y² का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज 1 दे रखा है। ओके, ज़रूरत नहीं इसको चेंज करने के लिए, तो सीधा इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे p(y) है कितना, y² - 5y + 6। और क्या करेंगे, कंस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करेंगे। 6 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 1 × 6 होगा, 2 × 3 होगा, सेम प्रोसेस, -1 × -6 भी होगा, -2 × -3 भी होगा। तो मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिलेगा, मुझे फैक्टर्स मिल जाएगा +-1 +-2 +-3। और मैं एक एक करके बाय ट्रायल मेथड क्या करूँगा, बाय ट्रायल मेथड ट्रायल करेंगे, जिसमें हमारा 0 आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए फैक्टर, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं सीधा
इसको लेता हूँ, मतलब पी ऑफ 1 करते हैं। पी ऑफ अगर 1 करेंगे तो वाई स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू वाई के बदले 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 5 प्लस 6, अब 1 प्लस 6 होता है 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, मतलब पी ऑफ 1 का वैल्यू 2 आ गया जो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो पी ऑफ 1 हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको ले रहा हूँ 2, ठीक है, पी ऑफ 2 लेते हैं, y के बदले 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 5 इंटू 2 है 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 होता है 10 माइनस 10, क्या बात है, 0 आ गया। ठीक, अगर ये 0 आ गया, क्या लगाया था मैंने, y के बदले 2 लगाया था, अगर y के बदले 2 लगाया था तो मुझे एक फैक्टर क्या मिल जाएगा, y माइनस 2, ऑलरेडी मैंने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल में समझाया था, y माइनस 2 के वैल्यू 0 के बराबर होगा एंड y माइनस 2 हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, 2 को LHS लेते हैं तो y माइनस 2 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 के दोस्त को ढूंढते हैं, 2 का दोस्त कौन है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 3 पे अटैक करेंगे कि तुम 3 लगा के तो देख लो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो y के बदले अगर 3 लगाते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर है 9, 15, 6, 9 प्लस 16 होता है 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, हो गई बात। अब y का वैल्यू हमने 3 लगाया और मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर y का वैल्यू 3 लगाने से रिमाइंडर 0, तो y माइनस 3 हमारा हो जाएगा दूसरा फैक्टर। क्लियर, अब मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इंटू कितना, y माइनस 3। तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमने निकाल दिया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का दोनों फैक्टर y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम दोनों मेथड में समझ लिया हमने, लेकिन उसका असली एप्लीकेशन अभी भी बाकी है। लेकिन आज हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ फैक्टर थ्योरम यूज करके कैसे उसका फैक्टराइज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।